वेलकम बैक बच्चों। और जो हमने अपना चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अब वो चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल को किसने डिस्कवर्ड किया एंड हाउ, कैसे? तो किसने डिस्कवर्ड किया था हमारे सेल को? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कैसे किया था ये सब हमारा इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश बोटेनिस्ट। रॉबर्ट हुक जो थे वो कौन थे? इंग्लिश बोटेनिस्ट थे। डिस्कवर्ड द सेल, सेल को डिस्कवर्ड किया था विद द हेल्प ऑफ सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने ही द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन 1665 में। और जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको उसमें ही बताया था कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट को याद रखना है। और डेट हमारी आंसर में भी आई है। तो कब किया था? 1665 में। ही एग्जामाइंड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस ली थी उन्होंने, उसको एग्जामाइन किया था। एंड ऑब्जर्व्ड दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब, और उन्होंने क्या देखा? जो कॉर्क है हमारी, उसकी जो सेल्स उन्होंने देखी थी उसमें ये था कि एक हनी कॉम्ब की तरह वो रिजेंबल कर रही थी, एक हनी कॉम्ब की तरह दिख रही थी। हनी कॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। उसमें जैसे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ इस टाइप से आपस में सब हमारी सेल भी कुछ इस टाइप से रिजेंबल कर रही थी। रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। ही कॉल्ड देम एज सेल्स, और उन्होंने उस चीज को सेल्स कहा था। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सेल इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो कंसिडर की गई है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, सब सेल से ही बनी हुई होती हैं। इट इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शंस। ये कैपेबल होती है, इनमें इतनी क्षमता होती है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स में, लिविंग थिंग्स में जितने भी फंक्शन होते हैं वो ये सेल्स कर सकती हैं। सच एज फंक्शन हमारे कौन कौन से होगा? सच एज न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सेट्रा। और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो हम एक एक ईंट जोड़कर हमारा घर बनता है, तो इसी टाइप से हमारी एक एक सेल जोड़कर हमारी पूरी बॉडी बनती है। सेल से हमारे टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बन गए। इस टाइप से हमने सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा है। सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सेल्स मिलके ही बहुत सारे कंपोनेंट्स बना लेती हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के। दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है that cell is called the structural and functional unit of life। इसी रीजन की वजह से हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फंक्शनल तो हमारी इसलिए हो गई क्योंकि हमारे जितना भी लिविंग थिंग्स में जितना भी फंक्शन होता है वो सेल्स ही परफॉर्म करती है, और स्ट्रक्चर भी हमारी सेल्स ही देती हैं, तो इसलिए हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों कहा गया है सेल्स को। सो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? So the plasma membrane selectively permits the entries। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो selectively बस किसी मटेरियल को ही परमिट करती है एंट्री और एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स को अंदर आने की और कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने की, सबको परमिट नहीं करती, सबको इजाजत नहीं देती, इसलिए उसको selectively कहते हैं। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर आने की और सेल के बाहर जाने की। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ये कुछ और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनके मूवमेंट को भी प्रिवेंट करती है। Thus it is known as selectively permeable membrane, इसलिए ही इसको selectively permeable membrane कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ऑर्गेनेलीज that contain their own genetic material। वो कौन से दो ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें अपना ही जेनेटिक मटेरियल होता है? तो कौन सी है दो? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस,
किसी केमिकल और या फिजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, सेल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी इट्स बेसिक फंक्शन, उसके जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं वो अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एंड विल डाई आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद वो डाई हो जाएगी, कुछ टाइम बाद वो मर जाएगी। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं CO2 और वाटर वो हमारे सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव करते हैं, CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, हाउ, कैसे। CO2 is present in high concentration inside the cell, CO2 जो है वो हमारा हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर एस्पिरेशन, जब हमारी सेलुलर एस्पिरेशन होता है तो ये उस टाइम पे CO2 हमारा प्रोड्यूस्ड होता है, इसलिए हमारी CO2 के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है सेल के बाहर से। इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जो है CO2 की कंसेंट्रेशन कम होती है और सेल के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द सेल द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, CO2 moves from higher concentration to lower concentration, CO2 जो है वो हमारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड मूव कर जाता है। तो लो कंसेंट्रेशन हमारी कहाँ थी, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो CO2 हमारा सेल के अंदर था, सेल के अंदर हमारा हाई कंसेंट्रेशन में था, हमारा सेल के बाहर लो कंसेंट्रेशन में था, तो CO2 हमारा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के साइड मूव कर गया, मीन्स कि सेल के अंदर से हमारा CO2 सेल के बाहर मूव किया। ये तो हमारा हो गया CO2 का। अब वाटर कैसे करता है, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, सेम हमारा जैसे CO2 करता है वैसे ही हमारा वाटर की प्रोसेस है। तो जो हमारा वाटर है वो हमारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड मूव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में ही, उसके थ्रू जो हमारा वाटर है वो हमारा सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाता है, जहां पे भी हमारी हायर कंसेंट्रेशन होगी वो उधर साइड से मूव करेगा लोअर कंसेंट्रेशन के साइड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और जो इस वाटर का जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और जो CO2 का मूवमेंट था उसको हमने क्या बोला था, डिफ्यूजन, और वाटर के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो ये अलग अलग टर्म है, मतलब एक ही है इनका, कि हमारा जो सब्सटेंस है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड मूव करेगा, CO2 भी और वाटर भी। लेकिन जो CO2 के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन, और वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब चैप्टर में एक्सप्लेनेशन हुई थी। ये इस टाइप से है, एक साइड ये हमारी बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमारी वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर हमारी वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। तो जो वाटर है हमारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड मूव कर जाएगा। इसको मूव करने का हमारा क्या एम होता है, क्यों मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, क्योंकि ये दोनों साइड जो हमारे सब्सटेंस की क्वांटिटी है उसको इक्वलाइज कर देता है। ये हमारा यहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई थी, यहाँ पर कम थी, तो ये हायर से हमारा लोअर की तरफ मूव किया और यहाँ पर हमारी वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल हो गई। तो हमारा क्यों मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड, क्योंकि हमारा जो भी सब्सटेंस है उसका एम होता है कि उसको इक्वलाइज करने का एम होता है, उसको इक्वलाइज करने के लिए मूव करता है। ये हमारे बीच में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी इक्वलाइज करने के लिए मूव करेगा और ये भी। इसको हम CO2 की उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट को डिफ्यूजन, और वाटर के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ये इस टाइप से हमारी प्रोसेस होती है। चाहे आप इस टाइप से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइड बैग, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। The lysosome contain very powerful hydrolytic enzymes, जो लाइसोसोम है उसमें एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है which are able to break down organic material,
जो कि हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी होता है उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि उसको ब्रेक डाउन कर सके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सेल गेट्स डैमेज, जब हमारी सेल डैमेज हो जाती है, देन लाइसोसोम बर्स्ट, लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो उसके अंदर एंजाइम था वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। Thus the lysosome known as suicide bag of the cell, इसलिए ही लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं। अगर आपको इसमें इसका आंसर और लॉन्ग करना है तो जो एक्सप्लेनेशन में बताया था वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और ये इतना सुटेबल है। Why are protein synthesized inside? Where are protein synthesized inside the cell? सेल के अंदर हमारी प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होती है? राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जो है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। What would happen if the plasma membrane rupture or break down? क्या होगा अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या फिर हमारी वो ब्रेक डाउन टूट गई? सो इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट चुकी है, ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल, जितना भी सेल का कंटेंट है, विल मूव आउट, वो हमारा सेल से सब बाहर आ जाएगा, एंड सेल विल डाई, और हमारी सेल डाई हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही तो हमारा जो सेल के अंदर का मटेरियल था सब आउटसाइड उसके एनवायरमेंट से जो था सेपरेट करता था। तो अगर हमारी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो उसका जितना भी सारा मटेरियल है अंदर का, जितना भी कंटेंट है वो सब बाहर आ जाएगा और हमारी सेल डाई हो जाएगी, मर जाएगी। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, हमें प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने चैप्टर में भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी क्या डिफरेंस है इसमें एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हो, जो कि मैंने चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई, कौन सी ऑर्गेनेली है वो जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की माइटोकॉन्ड्रिया में, टू जनरेट एनर्जी, वो एनर्जी जनरेट करती है, रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, जो कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। तो ये एनर्जी रिक्वायर कर रही है, एनर्जी को बना रही है, और वो एनर्जी हमारी बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज में यूज होती है, और तो इसलिए ही हम, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी में ही हमारी एनर्जी बनती है, इसी में ही जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में विद एग्जांपल चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको फिर से रिटर्न करके इसका आंसर लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको ऑरली बता देती हूँ कि जो हमारी वाटर की जो प्रोसेस होती है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक प्रोसेस थी हमारी डिफ्यूजन, वो हमारी दूसरी थी, लेकिन वाटर की प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे हुई थी कि बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक साइड हमारी वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और एक साइड हमारी वाटर की क्वांटिटी कम है। तो इसमें हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वाटर को इक्वलाइज करने के लिए, कि दोनों साइड वाटर की क्वांटिटी इक्वलाइज हो जाए। यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो जहां पे कंसेंट्रेशन वाटर की ज्यादा है वहां से हमारा वाटर जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन के साइड। वाटर गोज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। और जाता क्यों है? क्योंकि वाटर की जितनी भी कंसेंट्रेशन है वो दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाए, टू एमिंग टू इक्वलाइज द वाटर। यहाँ पर हमारी दोनों साइड वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल हो गई। यहाँ पे एक साइड हमारी हायर थी, एक साइड हमारी लोअर थी। हायर कंसेंट्रेशन से हमारा वाटर लोअर कंसेंट्रेशन के साइड गया है और दोनों साइड हमारी वाटर की क्वांटिटी इक्वल हो गई है, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। बेसिकली हमारे क्वेश्चन का यही मतलब है कि प्रोटीन और जो हमारी लिपिड्स है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं।
लिपिड्स आर सिंथेटाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स जो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेटाइज्ड होते हैं। प्रोटीन इज सिंथेटाइज्ड इन राइबोसोम। प्रोटीन जो है वो राइबोसोम में सिंथेटाइज्ड होते हैं। विच आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रेजेंट होते हैं किस पे, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में RER पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। सो अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है, एक प्रोसेस होती है, उसका हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और उसका एंडोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। The cell membrane of amoeba is projected into numerous finger-like outgrowth। जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की, वो हमारी ऐसे प्रोजेक्टेड होती है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और कॉल्ड सूडोपोडिया, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, एंड मेक्स एज फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल बना लेती है आफ्टर एनगल्फिंग द फूड, फूड को लेने के बाद। इस अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये हमारा एक अमीबा हो गया इस टाइप से, है ना। उसके सामने यहाँ पर मान लीजिए कि फूड है, तो हम क्या, अमीबा क्या करेगी, इस टाइप से वो फूड को, ये उसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ये इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और ये हमारा फूड है, तो ये इसको फूड को ऐसे घेर लेगी इसको, फिर इसको अपने अंदर ले लेगी और एक फूड वैक्यूल बना लेगी। इस टाइप से फूड बाहर होता है, फूड के पास जाती है, एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और फिर इसको फूड को अपने अंदर ले लेती है। तो ये प्रोसेस होती है अमीबा की। और ये आपको याद रखना है, फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, इन दोनों का मीन्स एक ही है। और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारी, उसको क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया। सो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और इस चैप्टर के जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू।